नमस्कार आप सबको, स्वागत है आपका क्रिस क्रॉस क्लासेस पे। और आज जैसे कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जारी रखेंगे। कल तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया था, सेकंड चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ इसके बाद जो लास्ट जो एग्जाम जब होने वाले होंगे, राइट, एक दो दिन पहले हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, सभी चैप्टर्स के कर लेंगे। तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे करते हैं और बता दिया जाएगा कि कौन सा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि भाई क्वेश्चन वो पूछे जाए। स्टार्ट करते हैं भाई अपनी वीडियो को। तो कुछ क्वेश्चंस एक अंक वाले से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक अंक वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, इसको ऑब्जेक्टिव में भी कंसीडर करना, ठीक है। कि एक अंक वाले तो क्वेश्चन आते नहीं, सीधा ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो एक अंक वाले जितने भी होंगे वो ऑब्जेक्टिव में कंसीडर करना। यहाँ से हम बात करते हैं वैदिक काल के दौरान राजाओं द्वारा किए गए दो बलिदानों की, बोल सकते हो यहाँ पे यज्ञ है ये, ठीक है। यज्ञ कौन से करवाए जाते थे? राष्ट्रीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, यहाँ पे ये यज्ञ करवाए जाते थे, ठीक है। ये छोड़ दो। यहाँ से हम बात करते हैं अशोक को। देखो मौर्य साम्राज्य में, या फिर हम बात करें कि इतिहास में जो है, इतिहास में ना मौर्य साम्राज्य को दो नाम से जाना गया है। कौन कौन सा? एक तो प्रियदर्शी, ठीक है। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देवों के प्रिय होता है, ठीक है। और प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर, और देव नाम प्रिय मतलब देवों के प्रिय, ठीक है। तो दोनों किसको बोला गया है? अशोक को बोला गया है, याद रखना, ठीक है। देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी किसको बोला गया है? अशोक को बोला गया है, ठीक है। 600 ईसा पूर्व में ब्राह्मणों द्वारा रचित संस्कृत पाठ को किस नाम से जाना गया है? 600 शताब्दी के बारे में हम बात करें ना, तो उस समय क्या था कि समाज अलग अलग भागों में जा रहा था। मतलब क्या था कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये डिसाइड किया गया था कि जो भी व्यक्ति है या फिर हिंदू समाज में जितने भी व्यक्ति हैं वो गोत्र में ही शादी करेंगे, गोत्र से बाहर शादी, सॉरी, गोत्र में शादी नहीं करेंगे, गोत्र से बाहर शादी करेंगे। गोत्र में शादी करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि भाई जाति भी देखनी पड़ती थी कि भाई किस कास्ट के हो, अलग कास्ट से शादी नहीं होती थी। लेकिन समाज में लोग जो थे वो अलग कास्ट से शादी कर रहे थे, गोत्र में शादी कर ले रहे थे। इस वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने धर्म, बोल सकते हो धर्मशास्त्र का निर्माण किया। किसका? धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हिंदुओं के नियम कायदे दिए गए हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? मनुस्मृति। कौन सा है? जिसकी रचना कब हुई थी? 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी, ठीक है। ठीक है, आगे हम बात करें मौर्य साम्राज्य में समिति प्रणाली का वर्णन कौन करता है? या फिर तो यहाँ पे आपको मेगस्थनीज याद रखना है। मेगस्थनीज कौन था? यूनानी यात्री था। कौन था? उसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। किसके द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इंडिका जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टोटल हमारे को कितनी उपसमितियों के बारे में मिलता है। चैप्टर में हमने पढ़ा था 6 उपसमितियां थी, है ना। मौर्य साम्राज्य में टोटल कितने राजनीतिक केंद्र थे? 5। कितने थे? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, है ना, तौसली। पांच ही हुए थे। देखो ये रहे ना 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली हो गया। और यहाँ पे क्या है? स्वर्णगिरी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या बोला गया? सिर्फ आपको 2 बताना है, या फिर आप में से जो टोटल महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद है, ठीक है। कोई सा भी इसमें रख दिया जाएगा कि भाई प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन सा है बताएं, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है ये भी पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी, ठीक है। हालांकि 2 बताने हैं तो कोई से भी 2 यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार 2 बताए। हो गया ये वाला। ये ग्रहपति है, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किस राजवंशी ने जारी किए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? कुषाण शासकों द्वारा। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लास्ट में आई थिंक आया था ये वाला अपना क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि कनिष्क कहाँ का शासक था या फिर किस वंश का शासक था, पूछा गया था ना। तो कनिष्क किस राजवंश का शासक था? कुषाण का। किसका? कुषाण का। ग्रहपति है ये, ठीक है। ग्रहपति कौन हुआ करते थे? जो घर के मालिक हुआ करते थे, है ना। हाँ, वो प्रफुल्ल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है पति का नाम सुनते ही। मौर्यकालीन इतिहास को समझने के लिए कोई 2 स्रोत बताने हैं। मौर्यकालीन इतिहास को समझने के लिए हमारे को कोई 2 स्रोत बताने हैं, ठीक है। एक तो कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र और दूसरा मेगस्थनीज वाला बता दोगे, इंडिका, है ना। या फिर आप बोल सकते हो अशोक द्वारा लिखे गए शिलालेख, लघु शिलालेख थे, है ना। बड़े छोटे शिलालेख थे, गुफा शिलालेख थे, स्तंभ शिलालेख थे,
है ना। हमारे को भौतिक जानकारियां भी मिलती है, लिखित जानकारियां भी मिलती है। अशोक की जो लिपि थी कौन सी थी? खरोष्ठी और ब्राह्मी। कौन सी लिपि थी? धम्म महामात्र कौन हुआ करते थे? धम्म महामात्र आपको याद होगा, धम्म महामात्र किसे बोला जाता है? जो देखो, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। उस कलिंग का युद्ध कौन जीता था? वो युद्ध अशोक। उसके बाद उसने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, और कलिंग आज के समय में किसको बोला जाता है? उड़ीसा को बोला जाता है। ठीक है, फिर उसने किसकी स्थापना की थी? धर्म की। किसकी स्थापना की थी? धर्म की स्थापना की थी। और धर्म की स्थापना करने के बाद उसने कुछ लोगों को नियुक्त किया था, जिसे धम्म महामात्र बोला गया, जो धर्म का प्रचार करते थे, और अशोक का जो भी संदेश था वो दूर जगह फैलाते थे। ठीक है, कुषाण कौन थे? प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे, और साथ ही साथ सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने ही जारी करवाए थे। अपने आप को देवपुत्र की उपाधि भी अपने आप को यही देते थे। किसकी? देवपुत्र की। आपने सेकंड चैप्टर में एक इमेज देखी होगी ना, एक इमेज में ऊपर दिखाई गई है टूटी हुई जो है। क्लास के बाद बताऊंगा तुम्हारे को, अच्छे से बताऊंगा तुम्हारे को कौन सी है ना, याद आ जाएगी इनको। अशोक की लिपि तो आपको पता ही है कौन सी भाषा में है? खरोष्ठी और ब्राह्मी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मौर्य साम्राज्य था, इसको एक काल ऐसा बोला गया जो कि बिल्कुल टर्न ले लेता है। टर्न ले लेता है मतलब यहाँ पे पूर्ण रूप से बदलाव हो जाता है। क्योंकि इससे पहले कौन सा काल हमारे को पता चलता है भाई? इससे पहले काफी सारे आए थे ना हमारे को, मौर्य साम्राज्य में हर्यक वंश वगैरह आपको मिलते हैं, है ना। इससे पहले आपको वेदों के बारे में पता चलता है। वेदों का काल जो था वो कब तक था? 600 तक था। ठीक है, वेदों का काल 600 तक का था। फिर पहले कौन सा आया था? हर्यक आया था, है ना। हर्यक के बाद शिशुनाग आया था। शिशुनाग के बाद कौन सा आया था? नंद आया था। ठीक है, नंद के बाद कौन आया था? मौर्य आया था। ठीक है, तो 4 आए थे। ठीक है, तो इस दौरान यहाँ पर ये मगध के शासन है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि यहाँ पे राज्यों का उदय हुआ, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी थी, उपजाऊ थी। ठीक है, और दूसरा लोहे की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी। इन्होंने सिक्कों का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ पे 2 मुख्य धर्म आए थे, कौन से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मगध कब बनी? राजगृह थी पहले, राजगृह थी पहले। ठीक है, वो पहले के समय में थी, जब यहाँ पे ये वाले इन वंशों के बारे में बात करते हैं तभी थी। हाँ, बाद में चेंज हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं महाजनपद क्या थे, और कुछ महाजनपदों के नाम बताने। महाजनपद क्या थे? टोटल 16 महाजनपद थे। महाजनपदों का मतलब, जनपद किसे बोला जाता है? जहां पर लोग आके रहने लग जाए उसे जनपद बोला जाता है। जहां पर लोग आके रहने लग जाए उसे जनपद बोला जाएगा। और जैसे जैसे उस जगह का विकास होने लगा, वैसे वैसे इनको महाजनपद कहा गया। ठीक है, मनुस्मृति हो गया। 3 अंक वाले पे आ जाते हैं। भूमि अनुदान के शिलालेख प्राचीन काल में ग्रामीण समाज को समझने में हमारी मदद करते हैं। क्यों? अब देखो, भूमि अनुदान क्या हुआ करता था। देखो, पहले अभी जब भी कोई जमीन लेन देन करनी होती है तो हमारे को पेपर चाहिए होते हैं, उसके बाद आप लेन देन कर सकते हो। लेकिन इसके अंतर्गत क्या हुआ करता था? शिलालेख हुआ करते थे। तो जैसे क्या होता था, राजा ब्राह्मणों को जमीन दान किया करता था। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी कार्य करवाता था या फिर कुछ भी दान दक्षिणा देता था, तो उसमें पेपर नहीं होते थे, शिलालेख होते थे। ठीक है, जिसमें जैसे आपने देखा हो ना, घर के बाहर एक पट्टी सी लगी रहती है जिसमें नाम लिखा रहता है, भाई ये नाम लिखा रहता है। तो सेम उसी प्रकार राजाओं के नाम लिखे रहते थे, और ये पता चल जाता कि राजा ने इनको दान में दी है। ठीक है, गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कि भाई जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद कौन सा साम्राज्य आया था? गुप्त काल आया था। कौन सा आया था? जिसकी स्थापना किसने की थी? आपने कुछ नाम सुने होंगे, श्रीगुप्त के बारे में सुना होगा, समुद्रगुप्त के बारे में सुना होगा, कुमारगुप्त के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये सारे जो थे वो गुप्त वंश के थे। चंद्रगुप्त, है ना। ठीक है, इसके बारे में जो जानकारी हमारे को कहाँ से मिलती है? देखो, साहित्यिक स्रोत से हमारे को मिलती है, विदेशी यात्रियां थे फासियन है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति सुना होगा, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, जो कि किसने लिखी थी? हरिशेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हरिशेन ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सिक्कों से हमारे को जानकारी मिलती है और शिलालेखों से जानकारी मिलती है। 3 अंक वाला क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी पूछी जाए।
हरीशेन है भाई, हरीशेन है, हसीना नहीं है वो। भारतीय इतिहास में अशोक के अभिलेखों का क्या महत्व है? यह अशोक के साम्राज्य की सीमा को निर्धारित करने में मदद करते हैं। भाई जो शिलालेख है, जो हमारे को पता चलता है अशोक काल में, उससे हमारे को क्या जानकारी मिलती है? उससे ये जानकारी मिलती है कि भाई अशोक का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, क्योंकि जहां जहां वो प्रचार करवाएगा वहां वहां अशोक का साम्राज्य फैला होगा। दूसरा, उनके धर्म और उनके विचार के बारे में पता चलता है कि भाई ऊंच नीच की भावना तो उन्होंने रखी नहीं थी। ब्राह्मणवादी जो विचारधारा से वो थोड़ी से दूर थे उनसे। क्यों दूर थे? अगर वो उनके साथ ही रहते तो मतलब क्या था कि भेदभाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती रहती। ठीक है, इसलिए वो थोड़े से अलग थे, सबको सम्मान लेके चलते थे। दूसरा हम बात करते हैं भाई उनकी नीति के बारे में पता चलता है शिलालेख के बारे में, और उनके द्वारा जो कार्य करवाए गए वो बहुत ही महत्वपूर्ण नमूना भी है, जिससे हमारे को पता चलता है कि अशोक का काल कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। अशोक का सिंह शीर्ष अपनाया हुआ है ना, वो चक्र अपनाया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो कार्य किए हुए हैं, और सारे हमारे को किससे पता चलते हैं? शिलालेखों से पता चलते हैं। जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, जिसके द्वारा खरोशी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला गया था। ठीक है, 1838 में। उस सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के लिए कुषाणों ने कौन सा तरीका अपनाया? प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाएगा। ठीक है, इसके चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि भाई कुषाणों द्वारा उस स्थिति को पाने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया? क्या तरीका अपनाया था? अपने आप को देवपुत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? देवपुत्र। और वो चाहते थे कि जैसे लोग देवों की पूजा करते हैं वैसे ही लोग किसकी पूजा करें? राजा की पूजा करें। ठीक है, वो क्या करते थे? सिक्के जब वो जारी करते थे तो एक तरफ अपनी प्रतिमा रखते थे और दूसरी तरफ किसकी रखते थे? भगवान की रखते थे। जिससे क्या है कि वो लोग अपने आप को देवों के समीप दिखाना चाहते थे। ठीक है, कई बार उन्होंने जब मंदिरों का निर्माण करवाया तो उन्होंने क्या की? भगवान की प्रतिमा के साथ अपनी प्रतिमा भी लगवाई कि लोग भगवान की पूजा करें तो हमारी भी पूजा करें। भूमि अनुदान हमारा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि महाजनपद जो बने थे ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहे थे। क्यों हो रहे थे और क्या कारण था कि 16 महाजनपद जो थे इनका उदय हुआ, या फिर मगध जो था वो इतना आगे बढ़ा? क्यों? पहला, कि यहाँ पे जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, जिसकी वजह से वहां पर अगर उपजाऊ भूमि है तो खेती अच्छी होगी, और खेती अच्छी होगी तो उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, और पैसा ज्यादा मिलेगा तो राज्य जो है वो समृद्धि करेगा, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स उनके पास आता है। दूसरा, कि यहाँ पे लोहे की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी। किसकी? लोहे की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी। कुछ महान राजा यहाँ पर आए, जैसे सिर्फ मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करें तो सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सबसे पहला 321 में आए। उसके बाद बिंबिसार, अशोक, ये तीन राजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने मगध को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का क्या किया था? प्रयत्न किया था। हाथियों की बहुत ज्यादा उपलब्धता थी। ठीक है, नदियां समीप थे, जंगल थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या था? मगध का उत्थान हुआ। बोल सकते हो कि मगध जो था वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धम्म हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि धम्म क्या था। लिपि हमने बात कर ली किस प्रकार होता है, यहाँ पे 8 अंक वाले कैसे एक्सप्लेन करना है ये बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो मौर्य साम्राज्य में पूरा बता रहा हूँ कि कैसे स्टार्टअप हुआ, कब कौन आया, उन्होंने कैसे कौन कौन सी गतिविधियां करी। ठीक है, हाँ, का सारा यहाँ पे बता दोगे पूरा मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बता दोगे? केंद्रीय शासन किसके हाथ में हुआ करता था? केंद्रीय शासन, प्रशासन। ठीक है, गण अथवा संघ बता दोगे। यहाँ पर स्थानीय शासन किसके हाथ में हुआ करता था? बिल्कुल। ठीक है, फिर यहाँ पे स्थानीय शासन, मंत्री परिषद, संगठित सेना, धम्म, महामात, भू राजस्व। मतलब आप सिंपल सी बताओगे, जब मगध के बारे में बताओगे तो सारे के सारे शासन बता दोगे। केंद्र, प्रांतीय, स्थानीय शासक बता दोगे। प्रशासनिक कार्य, समितियां, उप समिति यहाँ पर बता दोगे। ठीक है, कर कैसे इकट्ठा करते थे? कर तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, इतने ही आते हैं, चार पांच भी ज्यादा हो गए। ठीक है, आई थिंक हाँ, इतने ही अटेम्प्ट करने होंगे। 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, आई थिंक 2 या 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको।
कोई डाउट है गाइस? कमेंट में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं, बाकी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगला। जस्ट अ सेकंड गाइस। राइट, होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। गाइस कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है। थर्ड चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई थर्ड चैप्टर जो कि बंधुत्व जाति और वर्ग है, किसके ऊपर है? महाभारत के ऊपर है। किसके ऊपर है? महाभारत के ऊपर है। तो महाभारत की रचयिता कौन थे? मूल लेखक अगर बात करें, कौन? मूल लेखक भाट सारथी, साहित्यिक लेखक वेद व्यास और आधुनिक लेखक वीएस सुखतांकर। ठीक है, तो तीनों याद रखना। मूल लेखक वो हुआ करते थे भाट सारथी, जो कि क्या करते थे? युद्ध में जाते थे और सारा वर्णन किया करते थे। वेद व्यास ने क्या किया? लिखित रूप में लिखा। देखो, सबसे पहला मूल लेखक, ठीक है, मूल लेखक कौन हुआ करते थे समझिएगा? जो युद्ध में जाते थे, ठीक है, और आगे उसका वर्णन करते थे मूल रूप से। ठीक है, दूसरे आपके कौन से हैं? वेद व्यास। वेद व्यास क्या थे भाई? इन्होंने साहित्यिक रूप दिया था। ठीक है, साहित्यिक रूप में जो लिखित रूप में इन्होंने किया वो ये थे। उसके बाद आपके कौन से आ जाते हैं वर्तमान में आधुनिक लेखक, जिनका नाम क्या है? वीएस सुखतांकर। क्या है? वीएस सुखतांकर। ठीक है, तीसरे हैं याद। ठीक है, तो तीन याद रखना। हॉलोकॉस्ट भी बोला जाता है, आचार संहिता। ठीक है, जय संहिता, सॉरी, जय संहिता बोला जाता है। ठीक है, हॉलोकॉस्ट भी बोला जाता है इसको। चलो यहाँ पे हम बात करें कि भाई यहाँ पे इसको पूरा करने में इन्होंने कितना समय लगा था? वीएस सुखतांकर को दोबारा से लिखने में? सारी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया था इन्होंने। ठीक है, विवाह कितने प्रकार के हुआ करते थे? 8 प्रकार के, जिसमें से ऊपर के 4 अच्छे और 4 बुरे। ओके, मृच्छकटिकम पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो आपको याद रखना है कि मृच्छकटिकम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, शायद पूछा भी गया था, लास्ट टाइम पूछा गया था। मृच्छकटिकम का लेखक कौन था? तो शूद्रक थे। कौन थे? मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? शूद्रक द्वारा लिखा गया था, याद रखना। ठीक है, ये शूद्रक, इनके द्वारा क्या लिखा गया था? मृच्छकटिकम जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। आगे हम बात करते हैं पितृसत्ता क्या होती है? पितृसत्तात्मक, ये तो हमारे को पता है कि भाई पिता की संपत्ति पे, ठीक है, सारा का सारा अधिकार पुत्र का ही हुआ करता था। ठीक है, घर का मुखिया भी पुरुष हुआ करता था। ये सारा आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। मातृवंशिकता है ये। मातृवंशिकता क्या है? मातृवंशिकता के अंतर्गत ये सिर्फ सातवाहन में प्रचलित थी। ठीक है, सातवाहन राजाओं ने अपनी माताओं के नाम पर ही नाम रखा था, गोत्र में शादी कर लेते थे। सिर्फ सातवाहन का बताओ। ये आपको बता देंगे, इंग्लिश में थोड़ा सा हो जाता है ना। बहिर्विवाह और अंतर्विवाह, ये क्वेश्चन पूछा जा, आई थिंक लास्ट में पूछा गया था लास्ट टाइम। बहिर्विवाह और अंतर्विवाह में डिफरेंस क्या होता है? बहिर्विवाह का मतलब होता है गोत्र से बाहर शादी करना, और अंतर्विवाह का मतलब होता है गोत्र में शादी करना। ठीक है, तो सातवाहन में क्या चल रहा था? दोनों ही चल रही थी। वो अंतर्विवाह भी करते थे और बहिर्विवाह भी करते थे। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा विवाह करना है? बहिर्विवाह करना है। हाँ, बहुपत्नी। हालांकि इसमें जो था बहुपति प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि पांडवों की कितनी पत्नी थी? पांडव 5 थे।
यहाँ से 3 अंक पे आते हैं सीधा। ठीक है, प्रारंभिक पाठ में विवाह के नियमों का उल्लेख करें। तो यहाँ पे जो चैप्टर में हमारे को मिलता है कि भाई विवाह के नियम क्या थे, कि पहले आप बता दो कि भाई गोत्र के अंदर शादी नहीं करनी थी, गोत्र के बाहर शादी करनी हुआ करती थी। पुत्री विवाह के उपरांत क्या करती थी, अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र अपना लेती थी। ठीक है, पुत्री जो हुआ करती थी उसका संसाधन पे किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं हुआ करता था। स्त्री जो है कभी भी पैसा चुपके से या फिर चोरी चुपके से वो पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती है। और जो उपहार के बारे में बात करें कि जो शादी के दौरान उनको जो उपहार मिलता था वही उनकी संपत्ति हुआ करती थी। धर्मसूत्र धर्मशास्त्र के 4 वर्णों के आदर्श व्यवसाय के बारे में क्या नियम है। तो यहाँ पे 4 आप बता दोगे। 4 कौन कौन से हैं? ब्राह्मण द्वारा 4 वर्ण बताए गए। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों के कार्य आप बता दोगे। चारों के कार्य क्या थे? ब्राह्मण के कार्य दान दक्षिणा लेना, यज्ञ करना, उपहार उपहार वगैरह जो थे वो मिलते थे उनको, है ना। और क्षत्रिय जो थे वो वेद पढ़ेंगे, युद्ध करेंगे, प्रजा की रक्षा करेंगे, है ना, दान दक्षिणा देंगे। वैश्य, वैश्य का अलग अलग कार्य हुआ करता था, कुछ कृषि, कुछ व्यापारी, कुछ शिल्पकार, कुछ कुम्हार, अलग अलग हुआ करते थे। और शूद्र नीचे के, सबसे नीचे, ऊपर के 4 वर्णों की सेवा करना और समाज से उनको बाहर रखा जाता था। ठीक है, जाति क्या है भाई? जाति जो है धन मतलब जन्म के आधार पर निर्धारित कर दी जाती थी। वर्ण जन्म पर आधारित था। वर्ण की 4 संख्या है तो आपको पता ही है, ठीक है, उसी के अनुसार है। महिलाएं धन कैसे प्राप्त करती थी? उपहार, वो या जो आपको बताया था स्त्री धन ही बता दो कि जो स्त्री धन हुआ करता था वही उनका हुआ करता था। वी एस उक्तांकर कौन थे? हमने बात कर ली। वी एस उक्तांकर एक बहुत ही बोल सकते हो प्रसिद्ध क्या थे? संस्कृतिविद थे, जिन्होंने क्या किया था, जिम्मा उठाया था कि वो महाभारत को दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने टोटल कितने वर्षों का समय लिया था? 47 वर्षों का समय लिया था। उन्होंने सारी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। ठीक है, और उन्होंने दोबारा से लिखना स्टार्ट किया था। फिर आगे हम बात करते हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच परिवर्तनों का क्या प्रभाव था वन क्षेत्र में। 600 ईस्वी के दौरान महाभारत के बारे में बात कर लो या फिर किसी के बारे में भी, तो वो समय है जहां पर क्या था, कृषि में बहुत ज्यादा विस्तार होने लगा था। ठीक है, शिल्प विशेषज्ञ अक्सर विशेष सामाजिक समूह के रूप में उभरे, व्यापारिक गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और कई धार्मिक गतिविधियां, आंदोलन वगैरह शुरू हो गए, जैसे हम उसके बारे में बात करते हैं ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, ये सारी चीजें जो थी वो बाद में क्या होने लग गई, स्टार्ट होने लग गई थी। वे सूत्रांकन हो गया। गोत्र तो पता ही है आपको, गोत्र में क्या हुआ करता था, हमने बात कर ली है ना, वही वाला आपको रिपीट कर देना। सातवाहन शासन में माताएं क्यों महत्वपूर्ण हुआ करती थी? सातवाहन राजा जो थे वो पिता के नाम पर नहीं, अपनी माताओं के नाम पर चलते थे, है ना। नाम भी उन्होंने अपनी माताओं के नाम पर रखा था। स्त्रियों को भी संपत्ति में पूर्ण अधिकार हुआ करता था। चांडालों के बारे में बता दोगे? चांडाल जो थे उनको गांव से बाहर रखा जाता था, फेंके हुए बर्तन वगैरह जो थे वो उन्हीं का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और जो शव हुआ करते थे, डेड बॉडीज हुआ करती थी, उनको उठाने का कार्य कौन करता था? चांडाल वगैरह किया करते थे। 4 वर्ण से आपको पता है, 4 वर्ण से बात बात हो गया, स्त्रीधन हो गया। गतिशील ग्रंथ है, ये बता दिया है, महाकाव्य बोलते हैं ना। और दूसरा कि महाभारत के बारे में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कंप्लीटली आप महाभारत के बारे में बता दोगे। ठीक है, क्या स्त्री धन क्या हुआ करता था कि भाई वैसे तो संपत्ति पे स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन जब विवाह हुआ करता था, विवाह विवाह के उपरांत जितनी भी उनको उपहार वगैरह मिलता था वो सिर्फ उसी का हक हुआ करता था, उस पे पति कोई भी हक नहीं जमा सकता था। ठीक है, और चोरी चुपके पैसे भी वो इकट्ठे नहीं कर सकती थी, अगर वो करती तो उसे ऐसा पाप पाप माना गया उसे एक ऐसा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? वाला चैप्टर भी हो गया। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? तो गाइस 2 चैप्टर हमारे हो गए हैं। ठीक है, होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके समीप, तो टेंशन मत लीजिएगा, तैयारी बहुत अच्छे से होगी। और एग्जाम से 2-3 दिन पहले बहुत लंबी लंबी क्लासेस चलाएंगे, अच्छी अच्छी क्लासेस चलाएंगे। तो मैं चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
अपना जितने भी डाउट है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में छोड़ के जरूर जाइएगा, जिसको बाद में बता दिया जाएगा, राइट। तो अभी के लिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो ऐसी बनी रहिएगा वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास गाइस।